नमस्कार। एचपीआरसी की अपकमिंग टीजीटी एग्जाम, जेबीटी एग्जाम और बाकी भी आने वाले एग्जाम्स हैं, उनके लिए हमने एक अलग से सीरीज चलाई है। इस सीरीज़ को हमने अभ्यास एचपीआरसी करके नाम दिया है और इस सीरीज़ का आज हम पार्ट नंबर 22 जो है वो डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ में उन सभी टॉपिक्स को कवर किया जाता है जो ऑफिशियली सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। उन सभी क्वेश्चंस को देखा जाता है जो एक्सपेक्टेड हैं और उनको डिटेल से भी डिस्कस किया जाता है ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं इन द वैदिक रिचुअल्स होता इज एसोसिएटेड विद द, तो बोलते हैं कि वैदिक जो अनुष्ठान है उनके अकॉर्डिंग होता का संबंध जो है वो किससे है। अगर हम वैदिक अनुष्ठानों की बात करते हैं तो वैदिक अनुष्ठानों के अकॉर्डिंग होता जो है वो ऋग्वेद से जो है वो संबंधित है। ऋग्वेद ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद में होता जो है वो क्या होता है, मतलब होता का मतलब क्या है, इसको एक तो होत्र भी बोलते हैं, ये ध्यान रखें, एक इसको होत्र भी बोला जाता है। और होत्र जो है जो प्राइमरी पुजारी होता है, जो प्राइमरी प्रीस्ट होता है, उसको जो है वो बोला जाता है। जो वैदिक बलिदानों यज्ञों के दौरान जो है वो ऋग्वैदिक मंत्रों का पाठ करते हैं और देवताओं का आह्वान जो है वो करते हैं, उनको जो है वो बोला जाता है। होता ऋग्वेद का अधिकारी है जो अनुवाक्य और यज्ञ मंत्रों का पाठ करने तथा आहुति देते समय जो है वो वष्टकार का उच्चारण करने जैसे विशिष्ट कार्य जो है वो करते हैं। मतलब जो मुख्य पंडित होगा उसको जो है वो होता बोला जाता है और ये ऋग्वेद से जो है वो संबंधित है। अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर रिवाइज जरूर करेंगे। ऋग्वेद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने क्या क्या ध्यान रखने, आपने ध्यान रखना है कि ऋग्वेद से जुड़े हुए ब्राह्मण हैं, उनमें ऐत्रेय ब्राह्मण और कौस्तिकी ब्राह्मण जो है वो आते हैं। ऋग्वेद का एक उपवेद भी आता है जिसको जो है वो आयुर्वेद जो है वो बोला जाता है। ऋग्वेद जो है वो एक प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है जिसका प्रमाण मिलता है और ऋग्वेद में जो है वो 1028 सूक्त जो है वो आते हैं। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र भी लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से जो है वो लिया गया है। ऋग्वेद में अगर हम बात करें अस्तोमा सद्गम्य की, तो ये वाक्य भी जो है वो अस्तोमा सद्गम्य ऋग्वेद से ही जो है वो लिया गया है। तो ऋग्वेद में मंडलों का मैंने बताया आपको, ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने हैं ये भी ज्ञात हो। ऋग्वेद में जो है टोटल 10 मंडल जो है वो होते हैं। तो ये ऋग्वेद के बारे में बेसिक सी जो है वो इंपॉर्टेंट जानकारी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर इन द बैटल ऑफ वांडीवास 1760, जो 1760 की बात हो रही। 1760 में जो वांदीवास की लड़ाई हुई थी उसमें क्या हुआ था। बोलते हैं फ्रेंच ने डिफीट किया था ब्रिटिश को, या ब्रिटिश ने डिफीट किया था ब्रिटिश को ही, या ब्रिटिश ने डिफीट किया था फ्रेंच को, या डच ने डिफीट किया था ब्रिटिश को। हम बात करते हैं बैटल ऑफ वांडीवास। सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये बैटल हुई कब थी, तो ये बैटल 1760 में जो था वो हुई थी। हुई किस किस के बीच में थी, तो ये ब्रिटिशर्स के बीच में और फ्रेंच के बीच में जो था वो हुई थी। यहाँ पर ब्रिटिश जो है वो डिफीट करते हैं फ्रेंच को। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 1760 से पहले जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ हुई, उन लड़ाइयों के बारे में जो है वो जानते हैं। 1760 से पहले जो है वो 1757 में एक लड़ाई हुई थी। 1757 में जो था वो प्लासी का युद्ध जो था वो हुआ था। प्लासी का युद्ध ये 1757 में हुआ था। और आपने एक और चीज़ यहाँ पर साथ में जोड़ लेनी है कि 1760 में जो है वो बैटल ऑफ वांडीवास हुई थी। 1760 के बाद 1761 में अगर हम बात करते हैं, 1761 में अगर हम बात करते हैं तो प्लासी का तीसरा युद्ध जो था वो हुआ था। 1764 की अगर हम बात करते हैं, 1764 की, तो 1764 में जो था वो बक्सर की लड़ाई जो था वो हुई थी। ये तीनों लड़ाइयाँ आपने एक साथ याद रख लेनी है और चौथी लड़ाई बैटल ऑफ वांडीवास यहाँ पर जोड़नी है। इससे बहुत पीछे अगर आप जाएंगे तो आपको हल्दी घाटी की लड़ाई देखने को मिल जाएगी। ये हल्दी घाटी की लड़ाई जो था वो 1576 में जो था वो हुई थी। हल्दी घाटी के अलावा जो है हम पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में पढ़ रहे थे। तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, वो 1526 में जो था वो हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, वो 1556 में जो था वो हुआ था। पहली पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई जो है वो हो गई आपके पास, वांडीवास की लड़ाई होगी, प्लासी की लड़ाई हो गई, बक्सर की लड़ाई जो है वो हो गई। इन सब लड़ाइयों के बारे में, इन सब बैटल्स के बारे में जो है वो ध्यान रखना। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मैच करने को भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर दिया जा सकता है। इतना काफ़ी है यहाँ से जानने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। सिलेक्ट लिस्ट 1 और लिस्ट 2। देखिए लिस्ट 1 में इंस्टीट्यूट दिए गए हैं और लिस्ट 2 में उनकी लोकेशन जो है वो दी गई है। हाँ, अब आपको पता होना चाहिए इन इंस्टीट्यूट्स की लोकेशन जो है वो कहाँ पर है। जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च सबसे पहले दिया गया है। दूसरे नंबर पर जो है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसर्च दिया गया है। तीसरे नंबर पर जो है वो नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिया गया है। और चौथे नंबर पर जो है डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च जो है वो दिया गया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं इंस्टीट्यूट्स के बारे में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च जो है वो यहाँ पर दिया गया है। अगर हम बात करें
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च की, तो ये जो है वो लखनऊ में जो है वो स्थित है। पहले का जो है वो तीसरे के साथ जो है वो अच्छा मिलाप हो जाएगा, ए का जो है वो तीसरे के साथ हो जाएगा। दूसरे नंबर पर जो है वो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसर्च जो है वो दिया गया है। अगर हम बात करते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च की, तो ये तो न्यू दिल्ली में ही जो है वो स्थित है, इसको पहले के साथ ही जो है वो मैच कर देंगे, बी का जो है वो पहला हो जाएगा। सी का है नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगर हम नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो ये कहाँ पर जो है वो स्थित है, नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन जो इंस्टीट्यूट है ये हैदराबाद में जो है वो स्थित है। जो सी है ना उसका दूसरा जो है वो हो जाएगा, सी का ना दूसरा हो जाएगा। और अगर हम डी की बात करते हैं तो इसका डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च यहाँ पर दिया गया है। डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये जो है वो एक ही ऑप्शन बचता है करनाल में, ये करनाल में जो है वो स्थित है। तो ए का तीसरा हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा, सी का जो है वो दूसरा हो जाएगा और डी का जो है वो चौथा हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन बी हमारे पास बिल्कुल सही जो है वो बैठता है। एक बार ना यहाँ पर आप देख भी लीजिए कि क्या क्या यहाँ पर दिया गया था, मैं फिर से रिवाइज करवाता हूँ। यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च दिया गया है जो कि लखनऊ में जो है वो स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च दिया गया है जो कि न्यू दिल्ली में जो है वो स्थित है। नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिया गया है जो कि हैदराबाद में स्थित है। और डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च दिया गया है, ये जो है वो करनाल में जो है वो स्थित है। इन इंस्टीट्यूट्स के बारे में जो है वो आप विस्तृत रूप में डिटेल से जो है वो याद रखना चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारे पास जो है वो अगला क्वेश्चन जो है वो क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं डिक्लाइनिंग ऑफ मॉनसून इज इंडिकेटेड बाय, बोलते हैं मानसून के घटने होने का संकेत होता है वो क्या होता है। अब मानसून कम हो रही है तो उसके क्या संकेत आपको देखने को मिलेंगे। इसमें एक तो आपको क्लियर स्काई देखने को मिलेगा, जब मौसम साफ, जब मानसून कम होगी तो मौसम साफ होगा, स्काई बिल्कुल क्लियर जो है वो होगा। पहली ऑप्शन ये सही है बिल्कुल, ये तो होगा ही। प्रेशर कंडीशन इन बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल की जो प्रेशर की जो कंडीशन है वहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट होता है बे ऑफ बंगाल में उसमें भी चेंजेस होंगे, ये भी जो है वो यहाँ पर सही दिया गया है। राइजिंग टेम्परेचर ऑन लैंड, और जब मानसून चला जाएगा तो एकदम से तापमान भी जो है वो बढ़ेगा, पृथ्वी के ऊपर जो है तापमान भी बढ़ जाएगा। मानसून जा रहा है अभी तो गर्मी भी आपको देखने को मिल रही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। बोलते हैं यहाँ पर सिलेक्ट योर आंसर यूजिंग द फॉलोइंग कोड, तो इन कोड्स को देखते हुए आपने जो है वो पहला, दूसरा, तीसरा ही सही दिया गया है। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही जो है वो माना जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्लियर स्काई भी एक कंडीशन है, यहाँ पर प्रेशर कंडीशन इन बे ऑफ बंगाल भी बिल्कुल सही कंडीशन है। राइजिंग टेम्परेचर ऑन लैंड ये भी बिल्कुल सही कंडीशन जो है वो यहाँ पर दी गई है। देखिए, जब हम बात कर ही रहे हैं मौसम की, और भी चीज़ें हम जान रहे हैं, तो आपको एक और चीज़ बता दूं कि क्लाइमेट जो इंडिया का है, अब हर एक रीजन का, हर एक कंट्री का अपना अपना क्लाइमेट है। तो इंडिया के क्लाइमेट की हम बात करते हैं, कैसा है वो, सब ट्रॉपिकल मानसून जो है वो है। कैसा है इंडिया का क्लाइमेट, वो सब ट्रॉपिकल मानसून जो है वो है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल मानसून जो है वो इंडिया का जो है वो क्या है, क्लाइमेट है। ये आपने ध्यान रखना है, ये इंडिया का जो है क्लाइमेट है। तो इंडिया के क्लाइमेट के बारे में ये क्वेश्चन ज़रूर बनेगा एग्जाम में कि कैसा ये जो है वो क्लाइमेट है यहाँ का, और मानसून किसके कारण जो है वो होता है। मानसून इज काउज्ड बाय, ये क्वेश्चन भी जो है वो एग्जाम में मानसून का जो है वो बनता है। अगर मानसून की बात करें कि ये किसके कारण जो है वो होता है, तो जो सीजनल विंड्स चलती हैं ना, वो जो है वो मानसून जो है वो क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो सीजनल रिवर्सल विंड होती हैं जो मानसून जो है वो क्रिएट करती हैं, ये भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या दिया गया है। बोलते हैं हु वाज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो बोलते हैं कि संविधान सभा द्वारा गठित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। किसको ये अध्यक्ष जो था वो बनाया गया था। जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई गई थी ना, इसमें भी अलग अलग कमेटीज जो था वो गठित की गई थी। उन अलग अलग कमेटीज के चेयरमैन भी अलग अलग थे, उनके जो लीड करने वाले थे वो अलग अलग थे। तो वो कौन थे जो लीड कर रहे थे एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी, तो वो जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार पटेल, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पर जान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में भी थोड़ा सा, क्योंकि उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में।
कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो बनाई गई थी उसकी पहली मीटिंग कब हुई थी, एक ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो 1946 में हुई थी। और 1946 में जो था ये एग्जैक्टली कब हुई थी वो भी एग्जैक्टली डेट के साथ पूछा जाता है, तो वो दिसंबर 9 को हुई थी 1946 में। दूसरा आपने क्या ध्यान रखना है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में, दूसरा आपने ये ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जो अलग अलग कमेटीज बनाई गई थी, जैसे कि एक कमेटी बनाई गई थी जिसको यूनियन पावर कमेटी जो था वो बोला गया, इसको जवाहरलाल नेहरू लीड कर रहे थे। एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, इसको BR अम्बेडकर जी लीड कर रहे थे। एक जो था वो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई गई थी, इसको जो है जवाहरलाल नेहरू लीड कर रहे थे। एक कमेटी बनाई गई थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसको सरदार पटेल लीड कर रहे थे। और सरदार पटेल एक और कमेटी को लीड कर रहे थे जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में जो है वो पढ़ी, जिस कमेटी को जो है वो बोला गया फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटीज। ये कमेटी जो है वो किसके द्वारा, ये जो है वो सरदार पटेल जी के द्वारा जो था वो लीड की गई थी। एक आपने ध्यान रखना है यहाँ पर कि एक स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई गई थी। ये स्टीयरिंग कमेटी जो था वो बनाई गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। तो इन कमेटीज़ के बारे में आप यहाँ पर ध्यान रखिए। अब कमेटीज़ भी आपने रिवाइज कर ली, ज़रूर आपने पॉलिटी में जो है ये पढ़ी होंगी जब आप तैयारी सीरियसली जो है वो TGT के लिए कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JVT एग्जाम के लिए और सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज में स्लॉट 1 स्लॉट 2 हमारे फुल हो चुके हैं, स्लॉट 3 भी ऑलमोस्ट फुल होने वाला है। तो टाइमली आप खुद को यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं और टाइमली जो है आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप पेपर से पहले जो है वो अच्छे से अपने जो कमियां हैं जिनको आप कहते हैं सिली मिस्टेक्स, उन मिस्टेक्स को जो है वो इम्प्रूव कर आगे बढ़ सकें, तो ये सही टाइम है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का। अभी टाइमली टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप अपने सिली मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर जो है वो आगे एक अच्छा रैंक जो है वो मेरिट में ला सकें, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। जैसे PGT में बहुत सारे एस्पिरेंट्स को जो है वो उनके मैसेज भी आए कि हमने ना ऐसी गलतियां कर दी। वो गलतियां इसलिए हुई ताकि प्रैक्टिस उनकी पूरी नहीं थी। यहाँ पर प्रैक्टिस आपकी पूरी होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है, वहां से टाइमली टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपरली मैच्ड, तो बोलते हैं इनमें से कौन सा जो है प्रॉपरली मैच नहीं किया गया है। देखिए अब हमारे पास अलग अलग आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आते हैं। एक आर्टिकल नंबर 23 दिया गया है, एक 24 दिया गया है, एक 26 दिया गया है, एक 29 दिया गया है। आर्टिकल नंबर 23 बोलते हैं कि बात करता है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन एंड फोर्स्ड लेबर की। तो देखिए आर्टिकल 23 जब भी आपने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा होगा तो बिल्कुल सही बात है कि आर्टिकल 23 जो है वो प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर के ऊपर बैन लगाता है। एक तो ह्यूमन बीइंग जो इंसान है उसकी ट्रैफिक यानी कि उसका जो है वो इलीगल आप कह सकते हैं स्मगलिंग टाइप में नहीं की जाएगी, और दूसरा उससे जबरदस्ती काम फोर्स्ड लेबर भी जो है वो नहीं करवाया जा सकता। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दूसरे में बोलते हैं कि आर्टिकल 24 यहाँ पर दिया गया है। आर्टिकल 24 बोलते हैं प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो बोलते हैं कि चिल्ड्रंस का जो एम्प्लॉयमेंट काम बच्चे फैक्ट्रीज में जाकर करते हैं उसके ऊपर मनाही ही है। ये बात भी बिल्कुल सही है, ये आर्टिकल नंबर 24 में ही जो है वो बात की गई है। तीसरे में बोलते हैं आर्टिकल नंबर 26। आर्टिकल नंबर 26 में बोलते हैं फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, क्योंकि आर्टिकल नंबर 26 में जो है वो फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर की बात जो है वो की गई है। अगर आर्टिकल 26 की बात की जा रही है तो आर्टिकल 26 ये भी बात सही है कि ये बात करता है जो आपके रिलीजियस अफेयर हैं उनको आप अपनी इच्छा के अनुसार जो है मैनेज कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं कर सकता, कोई ज़बरदस्ती यहाँ पर नहीं की जाएगी। तो तीसरा भी ऑप्शन सही है। बच जाता है एक ही आर्टिकल नंबर 29, बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एस्टेब्लाइज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बाय माइनॉरिटीज। तो ये फ्रीडम जो है वो आर्टिकल नंबर 29 में नहीं आता। अब देखिए जो फ्रीडम ऑफ एस्टेब्लाइजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होता है वो आता फंडामेंटल राइट्स में ही है, बिल्कुल वो फंडामेंटल राइट्स में ही आता है, परंतु आर्टिकल नंबर 29 में नहीं आता। अच्छा तो कौन से आर्टिकल में ये आता होगा वो भी पता होना चाहिए। तो ये बात आर्टिकल नंबर 30 में की गई है, ना कि आर्टिकल नंबर 29 में। आर्टिकल नंबर 30 में ये बात की गई है। आर्टिकल नंबर 29 किसकी बात करता है? वो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़ की। जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके कल्चर की प्रोटेक्शन भी करनी है, उनकी लैंग्वेज की प्रोटेक्शन करनी है, उनकी जो स्क्रिप्ट है उसकी भी जो है वो प्रोटेक्शन करनी है। वो बात आर्टिकल नंबर 29 में जो है वो की गई। तो यहाँ पर बोला गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ऑप्शन डी नॉट करेक्टली मैच, ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 29 इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में जो है क्या बोला गया है, बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली
कपल्ड विद, तो बोलते हैं कि आर्थिक विकास जो है वो आमतौर पर किसके साथ जो है वो होता है। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो होती है इन्फ्लेशन के साथ। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, इन्फ्लेशन के साथ जो है वो ये जो है वो होती है। अब ये इन्फ्लेशन टर्म जो है वो एग्जैक्टली क्या डिफाइन जो है वो करती है। इन्फ्लेशन का मैंने आपको बड़े ही सिंपल शब्दों में जो है वो मीनिंग समझाया है कि इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति जो है वो होता है, और मुद्रास्फीति का मतलब है कि जो आम तौर पर हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जीवन जीने के लिए, उन चीज़ों के प्राइस जो है वो बढ़ जाते हैं, महंगाई एक तरह से जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जब भी आपकी जेब में पैसा होगा, तो आपको चीज़ें भी महंगी मिलेंगी ही मिलेंगी। अगर सैलरी में अगर इंक्रीज़ होता है, मान लो मिनिमम वेजेस बढ़ा दिए जाते हैं, मान लो जो और भी अलाउंसेस दिए जाते हैं, एम्प्लॉयज़ों की सैलरी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो वहाँ से धीरे धीरे देखने को मिलेगा आपको कि जो चीज़ों के प्राइस हैं वो भी धीरे धीरे जो है वो बढ़ जाते हैं। और चीज़ों के प्राइस जब धीरे धीरे बढ़ जाते हैं तो वो इन्फ्लेशन जो है वो कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर डिफ्लेशन का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, यहाँ पर जो है वो स्टैगफ्लेशन दिया गया है, हाइपर इन्फ्लेशन दिया गया है, उन सभी के बारे में जो है वो बात करते हैं। सबसे पहले जो है वो बात करेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। यहाँ पर दिया गया है हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब इन्फ्लेशन की तरह ही हुआ कि चीज़ों के प्राइस बढ़ जाते हैं, परंतु हाइपर जब टर्म जुड़ गई ना तो एकदम से चीज़ों के प्राइस बढ़ जाएंगे। जैसे एक महीने में 50% चीज़ का प्राइस बढ़ गया, 10 की चीज़ एकदम से जो है वो 20 रुपए की जो है वो हो जाती है, वैसे जो है वो हो जाएगा। और बोलते हैं यहाँ पर दूसरे नंबर पर स्टैगफ्लेशन दिया गया है। इसका क्या मतलब जो है वो होता है, अगर हम बात करते हैं स्टैगफ्लेशन के मतलब की, तो स्टैगफ्लेशन का मतलब जो है वो क्या होता है, इसमें होता है इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी इसमें, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होगा, इकॉनमी जो है वो स्लोली जो है वो राइज करेगी। ऐसी ऐसी चीज़ें जो है स्टैगफ्लेशन में जो है वो होती हैं। स्टैगफ्लेशन का मतलब भी पता चल गया। यहाँ पर जो है वो डिफ्लेशन टर्म भी जो है वो दी गई है। डिफ्लेशन का मतलब जो है वो होता क्या है। अगर हम डिफ्लेशन की बात करते हैं कि डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, तो डिफ्लेशन को बोलते हैं कि नीचे की ओर जो है वो इकॉनमी झुक रही है। एक तरह से ऐसे सिंपल शब्दों में समझिए, नीचे की ओर जो है वो इकॉनमी घूम रही है, नीचे की ओर इकॉनमी जो है जा रही है। इसमें ना चीज़ों के जो प्राइस हैं वो एकदम से गिर जाते हैं। रिडक्शन ऑफ द प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं उनके प्राइसेस कम हो जाएंगे, ऐसा होता है डिफ्लेशन में। इन्फ्लेशन का उल्टा एक तरह से यूं बोलेंगे। आगे बोलते हैं एज पर 2011 सेंसस द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया इज, यहाँ पर TFR की बात की जा रही है, टोटल फर्टिलिटी रेट की बात, और ये बात भी की जा रही है 2011 की जनगणना के अनुसार। करंट अफेयर में भी हमने टोटल फर्टिलिटी रेट जो था वो पढ़ा था, परंतु अब करंट अफेयर का नहीं, अब 2011 की जनगणना के अनुसार जो है हम टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो पढ़ेंगे। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.4% जो है वो है। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगर हम बात करें करंट अफेयर के अकॉर्डिंग भी, तो हमने क्या पढ़ा था कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे स्टैटिकल रिपोर्ट आई थी 2023 की, उसके अकॉर्डिंग इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट कितना था। तो ये जो है सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे स्टैटिकल रिपोर्ट आई थी 2023 की, इसके अकॉर्डिंग जो इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कितना है, वो 1.9% जो है वो इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट है। ठीक है जी, आपको ये टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया का जो है वो पता होना चाहिए 2023 के। अभी आई है ये, हमने ये क्वेश्चन जो है वो कुछ दिन पहले ही पढ़ रखा है, शायद हमने 10-15 दिन पहले ही ये क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर में पढ़ रखा है। जो करंट अफेयर की हमने अलग से सीरीज चलाई रखी है, उत्तीर्ण सीरीज, उसमें हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं व्हाट डज हर्ट रेस्ट, तो बोलते हैं, अच्छा यहाँ पर बोलते हैं व्हेन डज हर्ट रेस्ट, तो बोलते हैं कि दिल आराम कब करता है। दिल हमारा धड़कता है तो आराम ये कब करता है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं दिल आराम कब करता है, क्या ये कभी भी आराम नहीं करता, क्या ये स्लीपिंग के दौरान आराम करता है, क्या ये बिटवीन 2 बीट्स, 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है, क्या ये योगा करते टाइम जो है वो आराम करता है। देखिए, अगर दिल कभी भी आराम नहीं करता तो वो थक भी जाएगा। एक तरह से सिंपल शब्दों में आपको बताऊं, अगर सो जाएंगे और दिल काम करना रुक जाएगा तो समझिए कि काम ही खत्म हो गया। परंतु दिल जो आराम करता है ना, वो बिटवीन 2 बीट्स, 2 जो धड़कनें होती हैं उनके बाद थोड़ा सा आराम करेगा, फिर बीट करेगा, ऐसे ऐसे जो है वो होता है। ठीक है, इस तरह से जो है वो हार्ट जो है वो प्रॉपरली बीट करता है। हार्ट बीट के भी अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। एक हेल्दी पर्सन जो होता है उसका हार्ट जो है वो 1 मिनट में कितनी बार जो है वो बीट करता है। एक हेल्दी पर्सन जो हुआ उसका हार्ट 1 मिनट में जो है वो 72 टाइम्स जो है वो बीट करता है। कितना? 72 टाइम्स जो है वो बीट यहाँ पर करता है। ठीक है जी, हार्ट बीट जो नॉर्मल इंसान का करता है वो जो है वो 72 टाइम्स जो है वो करता है बीट 1 मिनट में।
हार्ट बीट को जो अप्रोक्सीमेटली टाइम चाहिए होता है वो 0.8 सेकंड का टाइम जो है वो हार्ट बीट को जो है वो चाहिए होता है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की, तो ह्यूमन हार्ट में जो है वो कितने चैम्बर जो हैं वो होते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन हार्ट की कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो टोटल 4 चैम्बर जो है वो होते हैं। 2 अपर होते हैं, 2 लोअर जो है वो होते हैं। ठीक है, तो 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट राइट में ऐसे ऊपर नीचे कर जो है ये चैम्बर होते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि कितने चैम्बर ह्यूमन हार्ट में जो है वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द रेड कलर ऑफ टोमेटो। तो बोलते हैं टोमेटो यानी कि टमाटर जो हुआ, टमाटर का जो लाल रंग आप देखते हैं, लाल रंग टमाटर का किसके कारण होता है, किस चीज़ के कारण जो है वो टमाटर लाल रंग का आपको जो है वो दिखाई देता है। अगर हम टमाटर के लाल रंग की बात करते हैं तो लाइकोपीन के कारण जो है ये लाल रंग का होता है। ऑप्शन इसका डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। लाइकोपीन के कारण ये हर्ट जो है वो लाइकोपीन के कारण जो है वो टमाटो जो है वो आपका लाल होता है। देखो ऐसे ही ना हमारे पास अलग अलग चेंजेस हमें एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं। आपको देखने को मिलेगा टमाटर लाल रंग का देखने को मिलेगा, पत्तियां हरे रंग की देखने को मिलेगी, फ्लावर पर्पल कलर के भी होते हैं, हेयर ब्लैक कलर के जो है वो होते हैं। क्यों ये होते हैं? टमाटो की रेड कलर की अगर हम बात करते हैं तो वो लाइकोपीन के कारण होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि पत्तियां जो है, पेड़ों की पत्तियां जो होती हैं वो हरे रंग की होती हैं, तो वो क्लोरोफिल के कारण जो है वो होती हैं। अगर हम जो फ्लावर में हमें पर्पल कलर देखने को मिलता है वो किसके कारण देखने को मिलता है, वो एंथोसायनिन के कारण देखने को मिलता है। इसको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, चाहे आपको नोट करने में जो है वो हो जाएगा। एंथोसायनिन के कारण जो है ये होता है। ठीक है, और दूसरा जो है वो हेयर इज ब्लैक, हमारे जो बाल होते हैं वो काले होते हैं, वो क्यों होते हैं? वो मिलानिन के कारण जो है वो होते हैं। किसके कारण होते हैं? वो मिलानिन के कारण जो है वो होते हैं। ये भी आप ध्यान रखें, मिलानिन के कारण जो है वो आपके हेयर जो है वो ब्लैक होते हैं। ठीक है, तो ये हमने अलग अलग रीज़न जो है वो जान लिए कि क्यों ऐसी चीज़ें जो है वो होती हैं। अब मुझे आप बताइए कि जब सूर्य अस्त होता है और सूर्य जो है वो उगता है, तो उस टाइम जो हमें रेडिश सी लाइट दिखाई देती है वो किस फिनोमिनन के कारण जो है वो दिखाई देती है? क्या रीज़न होता है उसके पीछे, वो आप कमेंट कर अभी बताइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स टुक प्लेस इन। तो बोलते हैं कि पहले नंबर की जो पैरालंपिक गेम्स आपकी हुई थी वो कब जो था वो हुई थी। अब पहले नंबर की पैरालंपिक गेम्स आपकी कब हुई थी वो आप जल्दी से कमेंट कर जो है वो बताएंगे। और इस क्वेश्चन का जो हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है वो इससे पिछले पार्ट H21 पार्ट में किया हुआ है। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।